गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और ये है केन्ज का रोजगार सिद्धांत। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आप हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टाइम्स पर भी देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये डायग्राम बनाया था केन्ज के रोजगार सिद्धांत का। ये मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी देश में राष्ट्रीय आय या रोजगार वाई है वो डिपेंड करता है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एन, यानी कि आय फंक्शन है रोजगार का और यहाँ रोजगार फंक्शन है इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग का। और ये इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? जहाँ कुल मांग तथा कुल पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम में ये कुछ लिखा है, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार है वो डिपेंड करता है प्रभावपूर्ण मांग पर। प्रभावपूर्ण मांग दो बातों पर निर्भर करती है, कुल मांग तथा कुल पूर्ति पर। कुल पूर्ति किसी वस्तु की साधन लागत तथा सामान्य लाभ पर निर्भर करती है और कुल मांग है वो दो बातों पर निर्भर करती है, उपभोग के लिए मांग तथा निवेश के लिए मांग। और जो उपभोग के लिए मांग है वो उपभोग प्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है और निवेश के लिए जो मांग है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता फिर आगे दो बातों पर निर्भर करती है, वो है अनुमानित आय तथा पूर्ति कीमत। और ब्याज की दर है वो फिर आगे दो बातों पर निर्भर करती है, मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की मांग या तरलता अधिमान। और जो तरलता अधिमान है वो तीन प्रकार का होता है, तीन तरह से तरलता की या नकदी की मांग की जाती है, लेन देन उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य। तो इस तरह से ये केन्ज के रोजगार सिद्धांत का मुख्य, ये जो डायग्राम है ये मुख्य आधार है केन्ज के रोजगार सिद्धांत का। आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो आप केन्ज का जो रोजगार सिद्धांत है वो आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी केन्ज के रोजगार सिद्धांत को वन बाय वन। तो इसको हम केन्ज का जो रोजगार सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला आपने स्टार्टिंग करना है, राष्ट्रीय आय है वो हमने लिखा था क्वेश्चन में नंबर 1, या जो राष्ट्रीय आय है वो y इज ए फंक्शन ऑफ एन। तो आपने लिखना है इसमें कि राष्ट्रीय आय रोजगार की मात्रा पर निर्भर करती है और दूसरा रोजगार की जो मात्रा है वो इज ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। तीसरा है प्रभावपूर्ण मांग। इफेक्टिव डिमांड की क्या होती है? प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग तथा कुल पूर्ति पर निर्भर करती है। कुल मांग के उस स्तर को प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। कुल मांग के उस स्तर को प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं जिस पर कुल मांग तथा कुल पूर्ति
कुल मांग तथा कुल मांग कीमत तथा बराबर होती है कुल पूर्ति कीमत। प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? कुल मांग तथा कुल पूर्ति पर निर्भर करती है। कुल मांग के उस स्तर को प्रभावपूर्ण कहते हैं जिस पर कुल मांग कीमत बराबर होती है कुल पूर्ति कीमत के। अब ये देखो कुल पूर्ति, इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुल पूर्ति। ये हम केंज के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। जो डायग्राम बनाया था उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुल पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई ये क्या होती है? ये देखो कुल पूर्ति है, इसको समझने के लिए हमें दो धारणाओं को समझना होगा। कौन कौन सी? पहली है कुल पूर्ति कीमत, एक है कुल पूर्ति कीमत और दूसरी है कुल पूर्ति अनुसूची या कुल पूर्ति भी इसे कहते हैं। कुल पूर्ति अनुसूची पहली है कुल पूर्ति कीमत और दूसरी है कुल पूर्ति अनुसूची। कुल पूर्ति कीमत, ध्यान दो, कुल पूर्ति कीमत से अभिप्राय उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करना हूँ। कुल पूर्ति कीमत से अभिप्राय उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को, सभी प्रोड्यूसर को या सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में कुल पूर्ति होती है वो उत्पादन की कुल लागत के बराबर होती है। इसे राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। अब देखेंगे कुल पूर्ति अनुसूची या कुल पूर्ति। कुल पूर्ति अनुसूची या कुल पूर्ति क्या होती है? कुल पूर्ति से अभिप्राय उस तालिका से है जो रोजगार के विभिन्न सत्रों पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत को प्रकट करती है। रोजगार के विभिन्न सत्रों पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत। कुल पूर्ति या कुल पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय है उस रकम से है जो रोजगार के विभिन्न सत्रों पर मिलने वाली कुल पूर्ति अभिप्राय उस तालिका से है जो रोजगार के विभिन्न सत्रों पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत को प्रकट करती है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है नंबर 1 पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट, ये हमने लिया है थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट है। ये है कुल पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई और फिफ्थ पॉइंट है वो है कुल मांग एग्रीगेट डिमांड। ये भी इस कुल मांग की धारणा को समझने के लिए भी हमें कुल मांग कीमत तथा कुल, इसके अलावा कुल मांग तालिका
कि अंतर को समझना चाहिए। तो कुल मांग की धारणा को समझने के लिए हमें कुल मांग कीमत तथा कुल मांग तालिका को समझना चाहिए। कुल मांग कीमत क्या होती है? कुल मांग कीमत से अभिप्राय उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से प्राप्त होने की संभावना है। कुल पूर्ति कीमत तथा कुल मांग कीमत में एक डिफरेंस है। कुल पूर्ति कीमत में तो लास्ट में है जो सभी, मैं कुल पूर्ति कीमत को बता रहा हूँ। कुल पूर्ति कीमत से प्राय उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। और कुल मांग कीमत में क्या है? अवश्य प्राप्त होने की जगह प्राप्त होने की संभावना है। और कुल मांग तालिका क्या है? से अभिप्राय उस तालिका से है जो रोजगार के विभिन्न सत्रों पर मिलने वाली कुल मांग कीमत को प्रकट करती है। केंज के अनुसार जो है कुल मांग को दो क्षेत्रों में बांटा। केंज ने कुल मांग को दो क्षेत्रों में बांटा। कौन कौन से हैं वो? एक तो है उपभोग और दूसरा निवेश, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो केंज के अनुसार एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। उपभोग के लिए मांग तथा प्लस निवेश के लिए मांग। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट करेंगे हम वो है उपभोग व्यय। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। उपभोग व्यय किसे कहते हैं? उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहा जाता है। यह व्यय मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? पहली है उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग व्यय दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है उपभोग प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले व्यय को प्रकट करती है। और ये भी आगे दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? ये एपीसी CY यह कुल व्यय तथा कुल आय का, एपीसी क्या है? कुल व्यय तथा कुल आय का अनुपात है। इसका अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उपभोग व्यय है उसको कुल आय से भाग दे देते हैं। तो एपीसी इज इक्वल टू CY। तो इससे एपीसी द्वारा कुल मांग में हम कुल उपभोग का भाग ज्ञात कर सकते हैं। मान लो संतुलन की स्थिति में कुल आय 100 करोड़ है तथा एपीसी है वो 0.6 है। तो इससे हमें पता चलता है कि कुल आय में जो कंजप्शन का भाग है वो 60 करोड़ रुपए है 100 करोड़ आय में से। तो इससे हम कुल आय में उपभोग का भाग ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड इसमें है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी देखिए क्या होती है?
चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एमपीसी उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। एमपीसी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, कुल उपभोग में होने वाली परिवर्तन की दर को कुल आय में होने वाले परिवर्तन से हम भाग दे देते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी अवधि में आय है वो 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो गई है और उसी अवधि में उपभोग है वो 60 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हो गया है। तो यहाँ चेंज इन वाई कितना होगा, 20 करोड़, 120 माइनस 100। चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ, 70 माइनस 60, 10 करोड़। तो एमपीसी क्या हो जाएगी, 10/20, तो 1/2, 0.5। इस तरह से हम एमपीसी निकाल सकते हैं। तो ये देखो अभी आप एमपीसी निकल गई। इसका जो अगला पॉइंट है इसका हम कर रहे हैं 6th पॉइंट, उपभोग व्यय। उपभोग व्यय जो है दो बातों पर निर्भर करता है, पहला है उपभोग प्रवृत्ति और सेकंड इसका पॉइंट है वो है राष्ट्रीय आय का आकार। आय का आकार, साइज ऑफ नेशनल इनकम। केंज के अनुसार उपभोग है वो कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई। सी क्या है, कंजम्पशन, और वाई क्या है, इनकम या राष्ट्रीय आय। केंज के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग है वो राष्ट्रीय आय का फलन है। इसका क्या अर्थ है, केंज ने बताया कि जैसे जैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसी के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, परंतु जितनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उपभोग में होने वाली वृद्धि उससे कम होती है। इसलिए इस कारण कुल मांग है वो कम रह जाती है कुल पूर्ति से और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित नहीं हो पाता। क्योंकि क्या कारण है इसका, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। तो इस कारण कुल मांग कुल पूर्ति से कम रह जाती है। कुल मांग कम होने से प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो इसीलिए केंज ने बताया कि रोजगार बढ़ाने के लिए किसी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम 7, वो करेंगे निवेश। निवेश या इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम करेंगे निवेश या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीनों पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। निवेश से अभिप्राय उन खर्चों से है जिनके द्वारा पूंजी में वृद्धि होती है। निवेश है वो किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। और निवेश के बढ़ने से क्या होता है, जैसा कि गुणक, निवेश गुणक में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने कि निवेश के बढ़ने से गुणक प्रभाव के कारण आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है तथा रोजगार भी काफी मात्रा में बढ़ता है। तो केंज के अनुसार जो निवेश है वो मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कौन सी है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। निवेश है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली है ब्याज की दर। ब्याज की दर यदि कम होती है तो निवेश बढ़ता है और ब्याज की दर बढ़ने से निवेश कम होता है।
और ब्याज की दर है वो मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की मांग या तरलता अधिमान पर निर्भर करती है। मुद्रा की मांग तरलता अधिमान के लिए की जाती है। तरलता अधिमान से क्या अभिप्राय है? यह है कि लोग मुद्रा को 3 उद्देश्यों से नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। वो 3 उद्देश्य हैं। पहला है लेन देन उद्देश्य या ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड है सावधानी उद्देश्य प्रिकॉशनरी मोटिव। और थर्ड है सट्टा उद्देश्य स्पेकुलेटिव मोटिव। और दूसरा जो निवेश है वो निर्भर करता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये क्या होती है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय लाभ की दर से है। पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल लाभ में जो वृद्धि होती है, दोबारा देखो, पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल लाभ में जो वृद्धि होती है उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। और जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो 2 बातों पर आगे निर्भर करती है। वो है, ये है, इसका यहाँ लिखेंगे, एक अनुमानित आय, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, और दूसरा है पूर्ति कीमत, सप्लाई प्राइस। पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो 2 बातों पर निर्भर करती है, अनुमानित आय या प्रोस्पेक्टिव यील्ड, और सेकंड पूर्ति कीमत या सप्लाई प्राइस। अनुमानित आय या प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? पूंजी की एक इकाई से उसके कार्यकाल की कुल अवधि में जितनी आय मिलने की संभावना है उसे अनुमानित आय कहते हैं। पूंजी की एक इकाई से उसके कार्यकाल की कुल अवधि में जितनी आय मिलने की संभावना है उसे कुल आय कहते हैं। और इसे निकालने के लिए हम इस तरह से Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन Qn। Q1 क्या है? पहले वर्ष की आय, मशीन से मिलने वाली आय। Q2 दूसरे वर्ष मशीन से मिलने वाली आय। इस प्रकार सभी वर्षों की आय को जोड़कर हम अनुमानित आय ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा इसमें है पूर्ति कीमत, सप्लाई प्राइस से अभिप्राय क्या है? किसी मशीन की उस कीमत से है जो उसी प्रकार की एक नई मशीन के लिए देनी पड़ेगी। क्या है? ये चालू मशीन की कीमत से नहीं है। इसका अभिप्राय किसी मशीन की उस कीमत से है जो उसी प्रकार की एक नई मशीन के लिए देनी पड़ेगी। इसे पुनर्स्थापन लागत भी कहते हैं। तो एक उत्पादक निवेश करते समय ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता MAC की आपस में तुलना करता है। और यदि MAC या पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्यादा है R से तो वो निवेश करेगा। यदि MAC कम है ब्याज की दर से तो निवेश नहीं किया जाएगा, इसमें निवेश किया जाएगा। और यदि MEC बराबर है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो यह निर्धारित करना कठिन होगा कि निवेश किया जाए या नहीं किया जाए। इस स्थिति में बाजार की उस समय की अवस्था तथा लाभ की आकांक्षाओं के आधार पर निवेशकर्ता निर्णय लेगा। तो इस जो हमने सिद्धांत किया है इसके ये 7 पॉइंट है। और इस तरह से पहले आपने डायग्राम बनाना है जो पहले बनाया था। केंज, आपको ये क्वेश्चन आएगा, केंज के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आपने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है, एजम्पशन लिखनी है, उसके बाद डायग्राम बनाना है और फिर इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा, जितना आपके पास एग्जाम में टाइम होता है।
तो अब हम इसको समराइज कर रहा हूं मैं। तो इस उपरोक्त सभी जो विवरण से सिद्ध हो जाता है कि केंज द्वारा दिए गए रोजगार सिद्धांत के अनुसार विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी पाई जा सकती है। इस बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी, और प्रभावपूर्ण मांग है वो उपभोग तथा निवेश पर निर्भर करती है। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्पकाल में उपभोग व्यय स्थिर रहता है, क्योंकि उपभोग कई वस्तुगत तथा व्यक्तिगत तत्वों पर निर्भर करता है। उन तत्वों को या जो जैसे रुचि, फैशन, आय का वितरण, तो इन तत्वों में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उपभोग व्यय अल्पकाल में स्थिर रहता है। तो इसलिए प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए हमें केवल और केवल निवेश में ही वृद्धि कर सकते हैं। परंतु बेरोजगारी की स्थिति में, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें मंदी काल का समय होता है, तो इस स्थिति में निजी निवेशक निवेश नहीं करेंगे, तो जो निवेश में वृद्धि का कार्य है वो सरकार को करना पड़ेगा। तो सरकार द्वारा बेरोजगारी की स्थिति में निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। इससे रोजगार बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था फिर से पूर्ण रोजगार संतुलन स्थापित करेगी। थैंक यू।